डियर स्टूडेंट्स, इस नीट जेई क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज में मैकेनिक्स का वर्क एनर्जी एंड पावर इस लेक्चर में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यूमेरिकली यहाँ कैसे पूछे जाते हैं वो आपको दिखाऊंगा। और मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम का कलेक्शन लिया है, बारी बारी से आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे उन्होंने सिंपली पूछा कि अगर किसी बॉडी का मास दिया हो और फोर्स इस तरीके से मीन्स फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ देख रहे हैं आप 2t, यानी टाइम बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। तो जब कभी भी बोले कि फोर्स टाइम का फंक्शन है तो इसका मतलब दिया गया फोर्स टाइम पे डिपेंडेंट होगा। तो पूछा गया कि बताइए पावर क्या होगा। तो देखिए, ऐसे तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि पावर की वैल्यू फोर्स के टर्म में F/v है, या नहीं भी पता तो शायद ये तो पता ही हो कि पावर बराबर W/T, और इस W को लिखते हैं F/x अपॉन T, तो x/T v होती है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि पहले दिए गए क्वेश्चन में फोर्स के लिए मास पता होना चाहिए था और एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्ट दिया है, तो अभी कंसर्न किसका है? वेलोसिटी का है। अगर वेलोसिटी का कंसर्न है, फोर्स डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, अभी रिवर्स प्रोसेस करना होगा। फोर्स दिया है, इसका मतलब फोर्स का मतलब होता है ma और ma का मतलब होता है mdv/dt। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्यों dv/dt लिखा। अभी मैं दिखाया कि पावर बराबर F/F.v। ठीक है, तो अगर ये फोर्स दिया जैसे वेक्टर फॉर्म में है, अगर वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में रहे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले ले, सिंपली निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, m दिया हुआ है dv/dt, तो यानी अगर dv/dt के बराबर ये फोर्स का जो भी फंक्शन है i कैप और j कैप के टर्म में लिख दें और m की वैल्यू इधर भेज दें और dt इधर भेज दें, तो यानी एक तरीके से ये इंटीग्रेशन करना होगा। यानी कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा, dv इक्वल टू दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dt, इंटीग्रेट कर दें, वेलोसिटी निकल जाएगी, वो भी वेक्टर फॉर्म में। अगर ये वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी निकलती है तो फोर्स भी वेक्टर में है, वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में निकल गई, तो वापस पावर निकल जाएगा। आप ये बहुत सीरियसली ध्यान दीजिएगा। वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट को अगर समझ आ जाता है कि क्या लग रहा है, या तो वर्क पूछा गया होगा। वर्क पूछने के 2-3 तरीके हैं, अभी दिखाऊंगा। एक वर्क एनर्जी थ्योरम है जो कि k फाइनल माइनस k इनिशियल, उस पर भी हर 2 साल 3 साल पे एक बार उस फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। वेक्टर फॉर्म अब के समय में बहुत कॉमन फॉर्मेट बनने जा रहा है। क्यों कॉमन फॉर्मेट बनने जा रहा है? वो यहाँ 2-3 तरीके से 2-3 आइडियोलॉजी के साथ क्वेश्चन पूछने की मतलब वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, R1 वेक्टर दे दिया, R2 वेक्टर, ऐसे तो लिखेंगे नहीं R1 वेक्टर या R2 वेक्टर। कहा कोई पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे था, फाइनली यहाँ तक गया, तो बताइए कि अगर ये फोर्स इंपोज हो रहा होगा तो वर्क क्या होगा? ऑब्वियस है, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 पोजीशन वेक्टर जहाँ दिख जाए इसका मतलब नेट पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर मिल गया, यानी ये माइनस ये आई कैप का आई के साथ। ओ देखिएगा, ये थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। जे का जे के साथ नहीं दिया, यहाँ के दे दिया, यानी के वेक्टर का यहाँ अगर नहीं लिखा है तो इसको लिखा करिए, आप लोग आदत बना लीजिए। यहाँ लिखिए आप 0k, यहाँ लिखिए आप 0k कैप, अगर के कंपोनेंट नहीं दिया। यहाँ जे कंपोनेंट नहीं लिखा है तो जे कंपोनेंट लिखिए, 0j कैप। तो जे कैप आई का आई कैप मतलब आई कैप का आई कैप के साथ सब्ट्रैक्शन, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो पोजीशन वेक्टर आई जे के के टर्म में आ गई। यहाँ फोर्स में भी देखिए वही एक थोड़ी सी दिक्कत जिससे लोगों को कन्फ्यूजन हो, या जो क्वेश्चन रट के करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में वहाँ गड़बड़ कर दें आई जे और के साथ। यहाँ आई और जे है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा अब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ, के का के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ आई का कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करने पे 4 - 2 2 आया, जे का नहीं है तो -5 आ गया, और के का है तो 3 आ गया। तो आई और जे वाला कंपोनेंट ही डॉट प्रोडक्ट में बचेगा, के का नहीं बचेगा, क्योंकि के डॉट यहाँ है नहीं के का टर्म, तो ओवरऑल ये 0 आ जाएगा वर्क। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए उन्होंने क्या कहा है,
ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम था मुझे, मेरा जो एनालिसिस है कॉमन बच्चों के लिए। कोई पार्टिकल है, मास दे दिया, या कोई ऑब्जेक्ट है उनका मास दे दिए, बोले ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, इनिशियली वेलोसिटी ये थी, अब फोर्स दिखा दिया, न्यूटन नहीं दिया, 10 न्यूटन 20 न्यूटन ऐसा कुछ नहीं बोला कि इतने न्यूटन है, दिया फोर्स फंक्शन है एक्स का 0.1 एक्स जूल पर मीटर। अब देखिए ये जूल पर मीटर लोगों को डर लगता है, लेकिन एक्चुअली ये वर्क की यूनिट है जूल, मीटर इधर ले आएंगे तो एफ एक्स ही होगा, तो ये वर्क ही होना चाहिए। तो जूल पर मीटर लिख दिया, आपको लग रहा है यार न्यूटन तो दिया नहीं, ये कुछ जरूर गोलमाल सा है, कुछ गोलमाल सा नहीं है। फोर्स फंक्शन है एक्स का, बोला भी है एक्स कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 20 मीटर टू 30 मीटर। मैं इन जनरल आपको ये क्वेश्चन इम्पोज कर रहा कि क्वेश्चन सोचने की आइडियोलॉजी कैसे डेवलप करें, कैसे अगर चैप्टर को एनकाउंटर करना है तो अपने दिए गए बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक बार अगर मैं असेंबली करा देता हूँ अपने लेक्चर के माध्यम से, तो मे भी अब आपको चैप्टर इजी लगने लगे। तो लेट्स से कि 20 मीटर टू 30 मीटर गया है, यानी एफ तो वेरिएबल हो गया, क्यों, एक्स वेरिएबल आ गया, कहाँ से कहाँ तक है 20 टू 30 मीटर। तो पूछा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, एक वर्क एनर्जी थ्योरम है जो कहता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो देखिए के फाइनल पूछा गया है और के इनिशियल दिया है, कैसे, अगर लिखा है वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, हाफ एम यू स्क्वायर, ये वैल्यू पता चल गई, के एफ पता करना है, वर्क पता हो सकता है, एफ है एफ डॉट डी एक्स, यानी अगर वर्क निकालना है तो वर्क वेरिएबल फंक्शन में है तो डी डब्ल्यू लिखिए और एफ डी एक्स लिखिए, एफ का फंक्शन लगाइए, डी एक्स इंटीग्रेट करके, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अगर डी डब्ल्यू हमने लिखा तो ये एफ डी एक्स होगा, एफ फंक्शन है पॉइंट एक्स लिख दिया, डी एक्स कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 20 टू 30, वर्क निकल गया, वर्क यहाँ रख दीजिए, के इनिशियल आपने फार्मूले से हाफ एम यू स्क्वायर से निकाला, के इनिशियल को इधर ले आइए, के फाइनल मिल गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी देखिए मैं मेरे यहाँ लिखने का क्या कारण होता है कि बेसिकली टाइम बचे और वीडियो लंबी ना हो, हाँ, और आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो चीज़ें कि ये आइडिया से क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ये भी क्लियर हुआ होगा, ये भी क्लियर। अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया कि फोर्स 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन लग रहा है किसी मास 2 kg पे और मूव किया r1 टू r2, तो पूछा वर्क डन क्या होगा। अब देखिए मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, जानबूझ के वहाँ मास लिखा गया कि मे भी लड़के को कुछ कन्फ्यूजन हो कि वेलोसिटी ऐसा कोई टर्म आने वाला है, या मास दिया है तो वर्क डन एफ बराबर एम में वो जूझ रहा होगा। अरे भाई एम का कुछ नहीं करना था, आपको बस सिंपली सोचना था, जब पोजीशन वेक्टर दे दी गई, इस फोर्स के कारण ही यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो पोजीशन वेक्टर फिर यहाँ निकालिए, आर वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इससे निकला, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, i का i के साथ, j का j नहीं है तो 0 मान लीजिए, k का k के साथ, तो k वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ i j बचा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, i j यहाँ भी रहेगा, i j यहाँ, डॉट प्रोडक्ट लगाइए, आंसर पाइए और 4 नंबर लेके घर को आइए। नेक्स्ट अगर देखें तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई किसी पार्टिकल की, हाँ, इन्हें फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड क्या मतलब, जैसे लेट से आपने अपने घर के बाहर डॉगी बांधा है तो उसका कुछ रीजन होगा, उस रिजीम तक कोई दूसरा डॉगी नहीं आ सकता, वो इतना हावी होता है अपने मालिक की वजह से घर के आसपास कि किसी दूसरे डॉगी को नहीं आने देता, एक तो उसका अपना दमखम, दूसरा उसका भरोसा। सिमिलरली समझ जाइए कि अगर कोई मास रखा गया तो उसकी एक फील्ड होगी उस मास के कारण, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो किसी भारी भरकम चीज़ के कारण एक फील्ड होगी जिसमें दूसरा कोई मास आएगा तो एक फोर्स फील करता है, यानी वो फील करेगा कि उसे कोई और ऐसा आदमी वहाँ बैठा हुआ है जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात जो मैं बता रहा, यही कॉन्सेप्ट आप देखेंगे मैं इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैट में वहाँ चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल में अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आके रखा तो निश्चित है वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल डरा सहमा सा होगा कि हमें ये खींचेंगे, कि हमें ये दूर भगाएंगे, ठीक है। तो जैसे डॉगी का एग्जाम्पल लिया,
वफादार है, डॉगी प्रेम से है, तो क्या पता दूसरे डॉगी को बुला ले। यानी अगर ग्रेविटेशन का केस है तो केवल बुलाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैट का है तो भगा भी सकता है, मतलब खतरनाक है, नहीं आना नहीं है, ये इलाका बस हमारा ही रहने दो। कुछ है मित्रवत व्यवहार के आधार पे, भाई भारत के हैं डॉगी तो भारत की तरह अच्छा, हमें संस्कृति ये सिखाती है, कोई आ रहा है आने दो। तो उसी तरह चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है, माइनस क्यू है तो वो बुलाएगा, लेकिन माइनस ही है तो वो दूर भगाएगा, बोलेगा भाई हम हैं ही तो आपके आने की क्या जरूरत है। वहाँ रिपेलिंग होती है, यानी लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज का केस, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ किसी उसी मास टाइप से कुछ फोर्स एक्सर्शन हो रहा होगा। मैं एक एग्जांपल दिया ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिससे आप समझ सके कि फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फोर्स फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा रिजीम जहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, तो वो उस फोर्स फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। अब कितना खतरनाक सा लग रहा है, जैसे 12th में दिखा यार ये फंक्शन कैसे दे दिया, ए बी क्या दे बोल दिए, ए बी कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, पूछा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछते ही डिफरेंशिएशन का दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा कि जो दिया गया फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, इक्वेट कर देना है 0 के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन करिए किसके रिस्पेक्ट में, इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0 कर दीजिए, आर की वैल्यू निकल जाएगी। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन में क्या कर दिया, बोला कि कोई स्टोन है उसको इस एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं, तो बताइए कि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी। अब दिमाग में कई बच्चों के आ जाता है कि मैक्सिमम हाइट का मतलब जहाँ वेलोसिटी जीरो हुई होगी तो वही मैक्सिमम हाइट होगा। तो फट से क्या करते हैं, 0 ऑप्शन भी था इस नीट के प्रॉब्लम में, वो 0 मार के चले आएंगे। अब मैं आपको बता दूँ जानबूझ के दिया गया है, ये प्रोजेक्टाइल का केस है। यहाँ जब मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे तो अभी भी नीचे आना है पार्टिकल को, यानी अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा रहता है, और यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको नीचे ले आएगा। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे लाएगा। शुरू में वेलोसिटी अगर u होगी तो k इनिशियल अगर निकालेंगे, लेट्स से कि अगर इस पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी u है शुरू में, ठीक, तो इसका इनिशियल क्या होगा, k इनिशियल हाफ m u स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ है तो ये u cos थीटा होगा, क्या होगा, u cos थीटा। मे बी वीडियो का अगर मैग्नीफिकेशन क्लियर होगा तो हमने यहाँ लिखा है u cos थीटा। अगर ये u cos थीटा है तो यानी u नया जो के एच होगा हाफ m u की जगह u cos थीटा का स्क्वायर। तो जब u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो हाफ m u स्क्वायर बाहर ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू रखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो हाफ m u स्क्वायर पहले का यानी k/2। कितना आसान हुआ क्वेश्चन। लेकिन प्रोजेक्टाइल का केस पढ़ के थीटा डिग्री एलिवेशन देख के या तो डर ही लगेगा या तो सीधा सीधा लगेगा अरे भाई मैक्सिमम हाइट पे पूछ रहे हैं सीधे 0 करो, और 0 दिया रहेगा। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट 0 मार दिया आपने, हो गया 4 नंबर तो गया, -1 भी चला गया। अभी एक और क्वेश्चन में है जो कि पहले था, अभी थोड़ा सा मेरा मानना है कि अब ऐसा जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी चूँकि पहले के एग्जाम में आ रहा है, क्या पता सीक्वेंस में सीनियर एग्जामिनर बैठे बोले नहीं अभी हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। चूँकि एनर्जी पावर की बात हो रही है, पावर का तो क्वेश्चन दिखा दिया, वर्क का भी क्वेश्चन दिखा दिया, अब एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो कहे हैं कि अगर किसी सिस्टम या पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 300 टाइम बढ़ा दिया गया, यहाँ लिखा है 300% इंक्रीज किया गया, तो बताइए कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए 300% बढ़ाया गया, यानी अगर 100 रुपये दिए गए तो 300 रुपये 3 गुना मतलब आपको लगभग और दे दिया गया, 300 रुपये और दिया गया, तो यानी 400 रुपये हो गए। यानी पहले जो भी के था उसका 4 टाइम्स हो गया फाइनल के। P निकालना है तो देखिए P²/2m = K, तो यानी P इनिशियल 2m K इनिशियल, P फाइनल 2m K फाइनल का रूट, मतलब P² की वैल्यू 2m K तो P की वैल्यू √2m K, तो उसी तरह √2m K इसमें और √2m K फाइनल में उसमें, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 4m K माइनस मतलब मीन्स
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो स्क्वायर टर्म है तो यहाँ लिख दे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो दोनों करेंगे तो 2 फैक्टर आएगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 टाइम्स। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया देखिए वर्क एनर्जी पावर है, तो 2 बात दिमाग में बैठा के रखिएगा, एक W बराबर Fs या जैसे इसमें बताया पावर बराबर FV या W इक्वल टू mgh। हाइट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हें कंजर्व कराना है, नीचे कुछ एनर्जी दे दी गई, ऊपर कुछ एनर्जी दे दी गई, दोनों पॉइंट पे वो इक्वेट करने के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्हें ये आइडिया पता करना होता है आपको कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। तो अभी इस क्वेश्चन में देखिए इन लोगों ने क्या किया था, कोई मशीन है जो 2 किलोवाट की है या पंप कह लीजिए, वो 1 मिनट में अगर इतने हाइट तक कैरी कर सकती है, वाटर ले ले या कोई भी फ्लूइड ले ले, तो बताइए कि इतने पावर की मशीन 1 मिनट तक चली, 10 मीटर तक पहुंची, तो क्या वॉल्यूम कैरी की होगी। तो देखिए मैं आपको बता रहा, ये ध्यान दीजिएगा, F बराबर होता है mgh, H पता है, G अंडर द ग्रेविटी ही पंप काम कर रहा होगा, मास, यही मास पता कर ले यानी वॉल्यूम, मास ही, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब आप पढ़ते होंगे, द अमाउंट ऑफ लिक्विड इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट विच वी गेट इन अ फॉर्म ऑफ एक्सर्शन फ्रॉम अनदर एंड। यानी अगर कहीं पानी बाहर दूसरे एंड से निकल रहा है तो वो वही होगा जो दूसरे एंड से डाला गया होगा। ठीक है, यानी अगर कोई पानी पंप कर रहा है तो उतना पानी निकलना चाहिए। सेम इसी तरह मास, मतलब यही वॉल्यूम पूछा जा रहा है, जी पता है, हाइट 10 मीटर तक पहुंचाया गया है। अब चूंकि पावर दे दिया गया तो मतलब पावर और W में बार बार एक रिलेशन में बता रहा, पावर बराबर है W/T। तो 1 मिनट भी जानबूझ के सहायता किए हैं, हेल्प दी है हुई है आपको, तो 1 मिनट यहाँ रखिए। वर्क आपको पता करना है, पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, P/T, आपको वर्क निकल गया, और वर्क को mgh के फार्मूले में ये m निकाल लीजिए, g भी पता है, h भी पता है, और वर्क यहाँ से निकाल लिया आपने। फाइनल आपको अमाउंट पता चल जाएगा कि क्या अमाउंट भेजा गया होगा। तो होपफुली वर्क एनर्जी पावर आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं आपको वर्क एनर्जी के बाद, जैसा रोटेशन मैंने थोड़ा कवर भी किया था, हालांकि रोटेशनल मैकेनिक्स के कुछ पार्ट्स जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद दिलाना आपको, और परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे क्वेश्चन में काम करता है वो याद दिलाना, और उसके कुछ प्रॉब्लम दिखाना। साथ ही साथ एक पार्ट और भी मेरे हिसाब से लॉज ऑफ मोशन में मैंने उस दिन नहीं कवर किया था, लिफ्ट का केस, वो दोनों कर लेता हूँ। तो ये जो बेसिक मैकेनिक्स का पार्ट माना जाता है, ऐसे तो फ्लूइड भी है मैकेनिक्स का ही पार्ट, ठीक है, तो वो कवर हो जाएगा। देन एक लेक्चर में फिर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे, केपलर्स लॉ, वेरिएशन ऑफ जी, कैसे जी हाइट के साथ चाहे हाइट हो चाहे डेप्थ हो, दोनों ही केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो घटती है। फिर सेटेलाइट का केस पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल सेटेलाइट की वेलोसिटी क्या हो सकती है, या किसी सेटेलाइट को अपने ऑर्बिट से बाहर निकलना है तो क्या वेलोसिटी दे दें, तो पता चलेगा, इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। केपलर्स के तीनों फंडामेंटल लॉ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड लॉ पे भी पूछा गया है, ऑर्बिटल लॉ पे भी पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो थर्ड लॉ पे पूछा गया है, जो टाइम पीरियड का लॉ है। तो वो सब कवर करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम इतना कम है कि इन शॉर्टेन आपको न्यूमेरिकल करने का अगर हैबिट क्रिएट हो जाए आप लोगों से करते करते, तो आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू, और होपफुली दिस विल हेल्प यू। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप कर लें तो दैट विल बी गुड। सो ओवरऑल थैंक यू, आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब इट।